हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह भी आपका पॉलिटिकल से संबंधित सारे प्रश्न होंगे, जिसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए वह इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर इससे ऐसा होगा कि अगर आपको गलत भी पता है और अगर नेक्स्ट टाइम यह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्यों होती? देखो, हम भारत के लोक शब्दों से हैं, जनता की जनतंत्र शब्दों से, जनता की लोकतांत्रिक शब्दों से, या फिर प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। क्वेश्चन देखेंगे फिर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती, किससे प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आप सभी को पता होगा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भारत के लोगों से ही प्रारंभ होती है संविधान की प्रस्तावना। आपको तो पता ही है, तो इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है। कौन सी? तो आप क्या बताओगे? भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ होता है जनता सर्वशक्तिमान है। कौन है? जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। यानी कि जो भी अगर भारतीय प्रस्तावना है वह किससे है शुरू होती है, तो आप क्या बताओगे? भारत की लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता जो कि जनता के द्वारा ही शुरू होती है, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा ही शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है आपके पास फ्रांसीसी क्रांति 1790, अमेरिकी क्रांति 1776, ब्लेशविक क्रांति 1917 या फिर चीन की क्रांति 1912। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ब्लेशविक क्रांति और चीन क्रांति। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, अब जिसका प्रभाव झलकता है वह देखो फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव झलकता है, अमेरिका का भी, ब्लेशविक का भी, परंतु चीन की जो क्रांति है इसका प्रभाव नहीं झलकता है। काय में? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना चीन की क्रांति। अब देखो, चीन की क्रांति कब हुई थी? 1912 में, जिसका प्रभाव नहीं झलकता है। और बाकी जो क्रांति वो कब कब हुई तो वो भी देख लेते हैं हम। बाकी जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1790 में हुई थी, अमेरिकी क्रांति जो कि 1776 में हुई थी, ब्लेशविक की क्रांति जो कि 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास भाग 1 में, प्रस्तावना, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, अब हम जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र होते हैं इनके जो आदर्श है वह हम कहाँ देखेंगे? प्रस्तावना में। संघ और राज्य, आपको पता है ये तो जितनी भी जो कार्य होंगे वो कार्य में देखेंगे, प्रस्तावना के अंतर्गत देखते हैं। तो आप क्या बताओगे? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंतर्गत देखते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। क्या क्या प्रकट होता है इसके अंदर? क्या क्या आ जाता है? तो इसके अंदर भारतीय संविधान का एक तो सार आ जाता है, अपेक्षाएं आ जाती है, उद्देश्य आ जाते हैं, लक्ष्य और दर्शन क्या होते हैं? यह सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? तो प्रस्तावना के अंतर्गत आती है। किसकी प्रस्तावना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1776 में हुआ था, जिसके द्वारा प्रस्तावित में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ठीक है, कब की? 1976 की बात कर रहा है। ऑप्शन क्या है आपके पास? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष या फिर एकता और अखंडता। किस शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आप सभी ने प्रस्तावना पढ़ा होगा, पर उसमें आपको धर्मनिरपेक्ष मिलेगा, समाजवादी मिलेगा, एकता अखंडता मिलेगा, परंतु
जो गुट निरपेक्षता है इसमें 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1776 हुआ था, इसमें प्रस्तावना में इस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो आप क्या बताओगे? गुट निरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो आपको जो सही जवाब है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। काय में? एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता जो कि काय में संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए हुए हैं। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान के कोई जो विविधात्मक महत्वपूर्ण नहीं प्रदान किया गया है, किंतु जो केशवानंद थे जिन्हें कि भारत बनाम केरल राज्य के ISR जो कि 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय और अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। क्या कहा उन्होंने? कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का भाग जो 4 है उसके पश्चात एक नया संविधान जो कि चौथे का भाग ए जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं हमें उसका उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 4 के ए में। क्लियर है? अगला देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन है आपके पास संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र। किस प्रकार संविधान लोकतंत्र को अपनाया गया है? किसने? भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा? राजतंत्र है क्या? संवैधानिक, वंशानुगत है क्या? लोकतांत्रिक राजतंत्र है क्या? या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र? मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र को ही भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को अपनाया। कौन सा लोकतंत्र है? तो गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाया। कौन सा? गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाया है। तो आपको जो सही जवाब है वह क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक गणराज्य को लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। कौन कौन सिद्धांतों पर कार्य करता है? तो आप क्या बताओगे? गणतंत्र और लोकतंत्र से जो अपनाए जाते हैं सिद्धांत उन पर काम करता है। कई देश जो अपने अधिकार नामों से इसे लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे अल्जीरिया, कागो, किशानसा, इथियोपिया, उत्तर कोरिया, लाओस और नेपाल। जो ये शब्द जो लोग हैं यहाँ के कई गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अलोकतांत्रिक माना जाता है। उसके साथ साथ इसे गैरतांत्रिक भी कहते हैं, परंतु जो अधिकांश देश है वह क्या बोलते हैं? इसे लोकतांत्रिक गणराज्य का इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसकी? भारत की जो शासन है इसकी जो सर्वोच्च सत्ता है यह किसमें निहित है? ऑप्शन आपके पास जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या फिर संसद। किसमें ऐड होगी? निहित होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आप सभी को पता है कि भारत का जो शासन है इसमें जो सर्वोच्च सत्ता है वह किसकी है? जनता की ही है। ठीक है, तो आपको जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? पता ही होगा आप सभी को, 1951 में, 1971 में, 1976 में या फिर 1984 में। इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना ही पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी को याद भी होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951 में ही भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन किया गया था। चलो देखते हैं, भारत के संविधान में लिखित संविधान है। कौन सा संविधान है हमारा? लिखित संविधान है। इसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना भी लिखी गई है जो संविधान के मूल भावना को सामने रखती है। क्या आप प्रस्तावना के बारे में जानते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार जो कि 1976 से 76 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री जिनका क्या नाम था? इंदिरा गांधी, इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क
जो नागरिक हैं इनको मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है कि जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र। क्या होगा इसका सही जवाब? देखो, अब जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है इकाई में प्रस्तावना का वह प्रावधान कौन सा प्रावधान है? तो आप क्या बताओगे? यह है प्रजातंत्र, जिसके अंतर्गत वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है, जो कि प्रजातंत्र कहलाता है। तो जो आपका सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावित में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जोड़े गए हैं? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा? हाँ, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, कौन सा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यह दो शब्द जोड़े गए हैं। चलो देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्षता कह लो, और एक अखंडता। यह जो 3 शब्द है यह कब 1976 के अंतर्गत जोड़े गए? किसमें? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 1951 में, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार। इसका आंसर तो आपको पता होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको क्लास कैसा लगा या अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।